क्यों? हाँ चलिए, तो बच्चे लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर चालू कर रहे हैं आज सरफेस टेंशन। अभी अपन लोग फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनेमिक्स खत्म कर चुके हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सरफेस टेंशन है क्या। ठीक, तो देखो, अगर एक स्टेशनरी फ्लूइड है, क्या है, स्टेशनरी फ्लूइड, रेस्ट पे रखा हुआ है, तो उसकी एक फ्री सरफेस होगी, ये ऊपर वाली सरफेस को क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। तो जो फ्री सरफेस होती है ना बच्चों किसी भी स्टेशनरी लिक्विड की, वो एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन काम करती है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब, फॉर एग्जांपल आप ट्रेम्पोलिन देखें, ट्रेम्पोलिन रबर जैसा रहता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको खींच के साइड में ऐसे बांध देते हैं। ठीक, रबर को ऐसे खींच के साइड में बांध देते हैं ना ट्रेम्पोलिन में। तो ये क्या करता है, ये जहां भी ये जो रिंग जिसके ऊपर अपन ये रबर को लगाए हैं, वो इसको इनवर्ट खींचती है कि नहीं खींचती है? ठीक, और अगर आप उसको फ्री छोड़ देंगे तो वो ट्रेम्पोलिन जो होगा वो क्या करेगा, सिकुड़ के मिनिमम एरिया लेने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो पानी की सरफेस भी ऐसा शो करती है, पानी की जो फ्री सरफेस होती है वो भी ऐसा शो करती है। और हमेशा जब आप उसको खींच के रखते हो तो वो क्या रहता है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहता है, टेंशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। तो क्या क्या बोल सकते हैं सरफेस टेंशन को, द free surface of liquid, free surface of liquid is always trying to achieve minimum possible surface area, minimum possible surface area, and act as a stretched membrane, act as a stretched membrane and is in continuous tension. This tension is called सरफेस टेंशन। क्लियर है? अब सरफेस टेंशन क्यों होता है, क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक सरफेस टेंशन क्या है कि भाई ऊपर की जो फ्री सरफेस है वाटर की, वो हमेशा एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसे काम करेगी। क्लियर है? जैसे आप अपनी स्किन भी देख लो, अभी स्किन में क्या, सपोज मैं ब्लेड से एक लाइन बनाया, तो मेरी स्किन क्या होगी, पील हो जाएगी ना दोनों तरफ। जैसे अगर स्किन में सपोज ऐसे ब्लेड मारा तो क्या होगा, ऐसे करके फैल जाएगी ना स्किन। तो जब वो सीली हुई थी तब क्या करिए, उस लाइन पे इधर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं? तो ये जो लाइन है वो टेंशन पे है कि नहीं, टेंशन पे है कि नहीं है? तो इसीलिए वो थोड़ा इलास्टिक जैसा बिहेव कर रही है। आ रही बात समझ में? इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो लिक्विड की जो टॉप सरफेस है वो भी ऐसे ही बिहेव करती है, तो उसको क्या, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब देखिए सरफेस टेंशन के कारण हमको कुछ ऑब्जर्व फिनोमिनन दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होगे, जब आप तालाब या ये सब के किनारे में या कुएं पे आप देखोगे तो ऐसा 4 पैर वाला कीड़ा रहता है, या चित्रकूट में भी अपन नहाने जाते हैं तो देखते हैं ना 4 पैर वाला कीड़ा रहता है, तो उसका पांव पतले पतले रहते हैं और वो पानी के ऊपर ऐसा तैरते रहता है। देखे होगे पानी के ऊपर क्या करते रहता है बच्चों, तैरते रहता है। तो कीड़ा तो भारी है ना, सॉलिड है, कीड़े को डूब जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पानी की सरफेस के ऊपर कैसे चल लेता है। ठीक, अब पानी के ऊपर चल पा रहा है, उसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक, तो पानी का जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, और जो कीड़े का वेट है वो संभाल लेता है, जैसे इलास्टिक के जैसा काम करता है ना। तो जो कीड़ा जब उस पर बैठता है तो सरफेस क्या हो जाती है, ऊपर टॉप की बेंड हो जाती है, और फिर एक जो फोर्स लगता है उसे कीड़े का वेट संभल जाता है। ठीक, इसको बाकी और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ऑब्जर्व फिनोमिनन है ना। तो स्मॉल इंसेक्ट्स are able to walk on water। ठीक है, ये सरफेस टेंशन के कारण। अगर आप क्या करोगे, ग्रीस लगा हुआ पिन, ग्रीस लगा हुआ पिन, ग्रीस लगा हुआ पिन को बच्चों पानी की जो फ्री सरफेस है उस पर ऐसा रख दोगे, ऐसा पिन को, पिन सॉलिड है, लोहे का है, उसकी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कई ज्यादा है पानी से, तो उसको डूब जाना चाहिए,
लेकिन फिर पानी की सरफेस थोड़ा सा क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी और उसके वेट को संभाल लेगी, तो वो डूबेगा नहीं। ठीक, तो वो तैरने लगेगा सरफेस में। पिन सॉलिड है, सरफेस में डूब जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सरफेस पे तैरेगा। इसका रीजन क्या है? सरफेस टेंशन, है ना। स्मॉल नीडल, स्मॉल greased needle floats on surface of water। पढ़ेंगे, बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। तीसरा, क्लियर। अगर आप क्या करें, पानी लें और उसमें आप पेंट ब्रश डाल दें। क्या डाल दें बच्चों? पेंट ब्रश। तो आप देखोगे पेंट ब्रश के जो हेयर रहते हैं वो ऐसे फैल जाएंगे, दूर दूर फैल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी से बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाता है? सब पास पास आ जाते हैं। क्योंकि अभी जब अंदर डूबे हुए थे तो पानी के सरफेस पे नहीं थे, बल्क में थे, अंदर में। तो अंदर में वो फैले हुए थे, उनको कोई भी एक टेंशन या कोई भी एक इनवर्ड फोर्स लग नहीं रही थी। लेकिन जैसे आप उसको पानी से बाहर लाए तो वाटर का जो सरफेस रहेगा वो क्या कोशिश करेगा? मिनिमम एरिया सिकुड़ने का कोशिश करेगा। भाई कोई उसको फोर्स लगा के खींच तो नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा? सिकुड़ सिकुड़ के मिनिमम एनर्जी या मिनिमम एरिया लेने का कोशिश करेगा। तो ब्रश क्या हो जाएगा? चपटा। जैसे हम लोग पानी अंदर डूबते हैं, बाल अपनों का हिलता रहता है, लेकिन बाल बाहर निकलते हैं तो कैसा चिपक नहीं जाता मुंह से? वो भी इसी कारण से होता है। किसके कारण? सरफेस टेंशन। क्योंकि पानी क्या कोशिश करेगा? मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करेगा। तो क्या लिख सकते हैं? ब्रश व्हेन taken out of water squeezes, squeeze नहीं बोलते यार, अच्छा नहीं लगेगा, क्या बोलते हैं? condenses into small area। ये वो कंडेंसेशन नहीं है जो आप समझ रहे हैं ना, कंडेंसेस मतलब छोटा एरिया में कंडेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है। चौथा फिनोमिनन ये भी देख सकते हैं बच्चों कि अगर आप क्या करें, सपोज ये ऊपर कैमरा से देख रहे हो ना, ये पानी है, ये क्या है? पानी। पानी की टॉप सरफेस है। आप क्या कीजिए, एक थ्रेड ले लीजिए, धागा, और उसका एक रिंग बना लो। धागे का क्या बना लो? रिंग। और उसको ऐसा गुड़मुड़ करके इसमें डाल दो, तो रिंग क्या ऐसे डल जाएगी, धागा जैसा गिरेगा वैसे ही हो जाएगा। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है, धागे के अंदर भी सरफेस है पानी का, बाहर भी सरफेस है, पानी के अंदर भी सरफेस है, बाहर भी सरफेस है। तो अभी आप देखोगे इस धागे का कोई भी एक पॉइंट देख लोगे तो उसको जितना फोर्स इधर से लग रहा है सरफेस से, उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है। तो धागा जैसे पोजीशन में डाले वैसी पोजीशन में रहेगा। फिर आप क्या करो, एक नीडल लेना। क्या लेना? एक नीडल। और नीडल लेने के बाद क्या करना, इसके सरफेस टेंशन को ब्रेक करना, मतलब अंदर वाली सरफेस को हिलाने लगना, मोशन होने लगना। सरफेस का क्या कराओगे? मोशन। अब अंदर वाली सरफेस का अगर आप मोशन कराओगे ना, तो आप देखोगे अंदर का सरफेस टेंशन टूट गया। तो अंदर अब जो धागा है उसको अंदर कोई नहीं खींच रहा है, सिर्फ बाहर वाले सरफेस वाले अब उसको खींच रहे हैं। तो ये क्या बना लेगा? एकदम परफेक्ट। आ रही बात समझ में? ये क्या बना लेगा? ऐसा परफेक्ट सर्कल, क्योंकि अंदर का सरफेस टेंशन ब्रेक हो गया और बाहर का सरफेस टेंशन ब्रेक नहीं हुआ है, तो बाहर क्या होगा? खींच लेगा। बात समझ में आएगी नहीं है? पक्का। तो ये क्या होता है? एग्जाम्पल किसका? सरफेस टेंशन के कुछ अपने देखने लायक फिनोमिनन होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। अब सरफेस टेंशन क्यों होता है, ये पढ़ने के लिए बच्चों हम लोग को पहले तो पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्योंकि इसका मेन रीजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं अपने को देखना पड़ेगा। ठीक, तो देखो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं बच्चों, एक को बोलते हैं कोहेशन और दूसरे को बोलते हैं एडहेशन। फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडहेशन, या कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेशन फोर्स क्या होता है? को मतलब सेम टाइप के, है ना। तो फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। क्या होगा? फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। और इसमें क्या होगा? फोर्स बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। फोर्स बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और फोर्स बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये दो है। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर आप क्या करते हो, ग्लास में पानी डालते हो, कांच में क्या डालते हो? पानी। तो कांच और पानी के बीच में क्या रहता है? अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। कांच के मॉलिक्यूल्स अलग है,
कांच के मॉलिक्यूल्स क्या है, अलग, और जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ एडहेशन। क्यों? दोनों अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो जैसे ग्लास और वाटर के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ एडहेशन, ठीक। अब अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पानी है, पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ कोहेशन। वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ, ठीक। अब जैसे बच्चों जितने भी नेचुरल फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली नेचुरल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ग्रेविटेशन हो, वैन डर वाल फोर्सेस हो, न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना। तो इनका बच्चों एक रेंज होता है, ठीक, ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब कितने दूर तक ये काम करते हैं, ठीक। इसके बाद ये क्या हो जाते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे कि अगर हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, तो उसका ऑर्डर रहता है 10 का पावर -15 मीटर का, है कि नहीं। तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है, ठीक। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं ना, देखो अगर ये न्यूट्रॉन, अगर क्या है ये न्यूट्रॉन, तो ये दूसरे न्यूट्रॉन पे फोर्स कब लगा पाएगा, जब वो उसके 10 का पावर -15 वाले रेंज के ऑर्डर में रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, एक स्पीयर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इस न्यूट्रॉन के अराउंड स्पीयर बना लेते हैं। इसको बोल देंगे आप क्या, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोल देंगे, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब दूसरा न्यूट्रॉन या दूसरा प्रोटॉन इसके इन्फ्लुएंस के स्पीयर के अंदर आएगा तो उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और अगर इसके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर रहेगा तो फोर्स, बात समझ में आ रही है, पक्का, बढ़े आगे। तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखो, अब हम पढ़ते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अपन पढ़े, अभी ध्यान देना, ठीक है बच्चों। देखो सपोज आपके पास एक सरफेस यानी वाटर है, ऐसा ले लो, एक कंटेनर ले लो, ये क्या ले लिया बच्चों, एक कंटेनर, है ना। अब कंटेनर में क्या आएंगे, खूब सारे पानी के मॉलिक्यूल्स, तो पानी की मैं सरफेस बना लेता हूं, ये पानी की टॉप सरफेस है, फ्री एकदम टॉप मोस्ट सरफेस है। अब इस टॉप मोस्ट सरफेस को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जरूरी नहीं है ना एक एक की मॉलिक्यूल होंगे, ऊपर में लेयर होगी ना, एक दो मॉलिक्यूल की लेयर होगी, ठीक। सपोज हर वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो सपोज मैं क्या करता हूं, पहले अंदर एक मॉलिक्यूल लेता हूं, क्या लेता हूं बच्चों, अंदर एक मॉलिक्यूल, ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल लिया, ये इसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, क्या होगा, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन जनरल ये देखा गया है वाटर के लिए, फॉर एग्जांपल, या लिक्विड्स के लिए, ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो ऑर्डर रहता है वो कितना रहता है, 10 का पावर 7 मीटर, ठीक। इतने मीटर का, इतने तक का रेंज रहता है। तो अभी क्या होगा, ये इसके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चारों तरफ अब मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये तो अंदर है, ये अंदर है, तो चारों तरफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगा के खींच रहे होंगे कि नहीं खींच रहे होंगे। तो इसको नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो। नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा ना, सब तरफ से खींच रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से, तो इसको नेट फोर्स लग ही नहीं रहा। आ रही बात समझ में। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, एक लाइन बनाता हूं बच्चों यहां पर, ठीक। यहां पर एक और थोड़ा ऊपर बनाता हूं, थोड़ा ज्यादा ही नीचे हो गया, माफ कर दो, यहां यहां बनाता हूं, ठीक है। अब सपोज एक मॉलिक्यूल यहां पे लिया मैं, जिसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा बन रहा है, एक मॉलिक्यूल थोड़ा और ऊपर लिया जिसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा बन रहा है, बन सकता है। अब आप देखोगे जो थोड़ा नीचे में, जो थोड़ा नीचे में उस ये मॉलिक्यूल है, उसका स्पीयर इन्फ्लुएंस ऐसा है। तो इतने जगह में मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं है, पानी के सरफेस के अंदर है तो इतने जगह मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे, तो इतने लोग उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन उसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सरफेस से ऊपर भी चले जा रहा है, फ्री सरफेस से कहां चले जा रहा है, ऊपर। तो ऊपर वाले सरफेस, ऊपर में तो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, एयर वाले उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाते नहीं है, ठीक। तो इसको एक, इस मॉलिक्यूल को एक नेट डाउनवर्ड फोर्स महसूस हो रहा होगा कि होगा, होगा, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब इससे अगर और थोड़ा ऊपर जाए,
इससे ऊपर ही मॉलिक्यूल ये है ना, एकदम सरफेस पे जो है, इससे ऊपर वाला, इसका तो आधा इन्फ्लुएंस सरफेस ऊपर चले गया है और आधा अंदर है, तो इसको डाउनवर्ड फोर्स और ज्यादा लग रहा होगा। भाई इसमें तो फिर भी कुछ ऊपर है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स थोड़ा कम लग रहा होगा। लेकिन आप अगर सपोज इस लाइन से इस लाइन में ऊपर जाने लगे, तो मॉलिक्यूल्स का जो लगातार स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बाहर जाते जा रहा है, मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स जो उन पे लग रहा है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है बात? नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सोचो अगर अगर मेरे को एक मॉलिक्यूल को इस लाइन में, सपोज ये ए बी लाइन है और मेरे को सीडी लाइन पे ले जाना है, अगर मेरे को ए बी लाइन से सीडी लाइन पे किसी मॉलिक्यूल को ले जाना है, तो उसको डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है लगातार बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है, और अगर डाउनवर्ड फोर्स उसको लगातार बढ़ते जा रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्सटर्नल वर्क। तो नीचे से अगर ऊपर कोई मॉलिक्यूल को ले जाना है तो मेरे को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा मतलब वो एनर्जी बन के उनके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल रहेंगे या सरफेस के जो पास में मॉलिक्यूल रहते हैं, उनके पास एक क्या रहती है बच्चों, एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब मेरे को ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम में क्या रहने का कोशिश करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होनी चाहिए, मिनिमम। क्या नहीं चाहिए, मिनिमम। आ रही बात समझ में? अब आप खुद सोचो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रखने के लिए भाई सरफेस जितना ज्यादा होगा भाई उतने सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर जा पाएंगे, तो सरफेस के पास पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को कम करना है तो लिक्विड क्या चाहेगा, मेरा एरिया ही कम हो जाए। ये समझ में आया कि नहीं बताए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, समझ में आया? भाई नीचे से ऊपर ले जाना पड़ रहा है तो एक डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो बढ़ते जा रहा है, यहां पर कुछ नहीं हो रहा है अंदर में बल्क में, लेकिन सरफेस के पास जब मैं नीचे से ऊपर ले जाता हूं नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर नीचे से कोई मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो उसके पास उसको वर्क डन करके ले जाना पड़ेगा, और जितना वर्क डन करोगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। तो जितने ज्यादा लोग सरफेस पे जाएंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की। तो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहता है, स्टेबल तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो क्या करेगा, टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, वो अपने एरिया को क्या करने की कोशिश करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। आ रही बात समझ में? एरिया को क्या करने की कोशिश करेगा, मिनिमाइज। और मिनिमाइज करने के कारण ही वो आपस में सिकुड़ना चाहता है। आपस में क्या करना चाहता है बच्चों, सिकुड़ना चाहता है। इसीलिए वो आपस में इंटरनल फोर्स लग रही है, इसको खींचना चाहता है अपने आप को। इसीलिए सरफेस यानी इसी का कारण से क्या रहता है मौजूद, सरफेस टेंशन। बात समझ में आई? इस नेट इनवर्ड फोर्स के कारण ही क्या रहता है, सरफेस टेंशन। क्लियर है? इसीलिए अगर आप क्या करोगे, अभी पानी को यहां से निकाल के ड्रॉप करोगे तो वो क्या स्पीयर बना लेता है, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया सॉलिड में स्पीयर का ही होता है फॉर गिवन वॉल्यूम। किसके लिए होता है, स्पीयर के लिए। तो इसीलिए वो क्या करता है, अपने आप को सिकोड़ के, ताकि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, एकदम मिनिमम। क्योंकि सरफेस पे जितने कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतना ही कम उसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा तभी वो क्या रहेगा, स्टेबल। तो इसीलिए बाय नेचर स्पॉन्टेनियसली वो ऐसा करने की कोशिश करता है। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? तो ये कारण है किसका, सरफेस टेंशन का। तो क्या लिख लो इसमें, ऐसे लिख लेते हैं बच्चों लाइन, द मॉलिक्यूल्स नियर द सरफेस हैव a net inward force acting on them which is absent for molecules present in the bulk of liquid। in the bulk मतलब समझ रहे हो ना, अंदर में, in the bulk of liquid। so if you move a molecule from bulk to surface, if you move a molecule from bulk to surface,
work has to be done, which is stored in molecule as potential energy. ठीक, therefore to achieve stable equilibrium, potential energy should be minimum. Hence surface area tends to shrink. क्लियर है बात? और इसी के कारण क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन। जैसे रबर नहीं है, रबर को अगर आप नेचुरल लेंथ, रबर को अगर आप छोड़ दोगे या रबर को अगर आप खींचोगे तो वो क्या चाहता है, उसके हर मॉलिक्यूल टेंशन में आ जाता है, एनर्जी में आ जाता है, एनर्जी उसकी इलास्टिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है। जैसे ही छोड़ोगे वो अपने आप को क्या कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा। लेकिन जब तक आप खींच कर रखे हो क्या में रहता है, टेंशन में रहता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पक्का ऊपर से तो नहीं जाएगा। बढ़े आगे बच्चों, तो मॉलिक्यूलर थ्योरी समझ में आई। ठीक, इसका रीजन क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स जितने मॉलिक्यूल्स उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आएंगे उतने लोग उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स इंटरेक्शन होगा। क्लियर? बड़े चलिए अगला। अब बच्चों सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, वही बोले ना, डिफाइन करते हैं। अगला, हाँ देखो, सपोज सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करूंगा। सपोज दो केस ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं, दो केस। एक केस में क्या लिया, एक वायर फ्रेम लिया। क्या लिया बच्चों, एक वायर फ्रेम, रेक्टेंगुलर शेप का। कैसा, रेक्टेंगुलर शेप का। और इसमें एक मूवेबल आर्म रखा। ये क्या है, मूवेबल आर्म। ठीक, हरी बात समझ में। और ये रेक्टेंगुलर है, और इसमें मैं क्या किया, एक फिल्म बना दिया, लिक्विड की फिल्म। हरी बात, पतली सी फिल्म बन गई। अब वायर फ्रेम है पतला सा, तो कितने सरफेस होगा, एक और दो सरफेस होगा, ऊपर सरफेस और एक नीचे सरफेस। अब मैं देखा ये सरफेस है, सरफेस क्या चाहता है, मिनिमम सरफेस एनर्जी अचीव करना चाहता है। अभी देखें हम लोग, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स में क्या रहता है, नेट इनवर्ट फोर्स लगते रहता है। तो क्या होगा, ये जो सरफेस यहां लगा हुआ है, ये मिनिमम एरिया करने के लिए, अब भाई ये तीनों आर्म को तो मूव नहीं कर सकता, किसको मूव करेगा, इसको ही मूव करेगा। किसको मूव करेगा, इसको मूव करेगा। तो मैं मूव ना हो बोल के एक एफ फोर्स लगा के रखा, ताकि ये मूव ना हो। मैं क्या फोर्स लगा के रखा बच्चों, एफ फोर्स लगा के रखा। ठीक, फिर मैं सोचा देखो अभी एरिया बहुत ज्यादा है ना, तो इन लोगों के पास सरफेस एनर्जी बहुत ज्यादा होगा शायद, ऐसा मैं सोचा। तो मैं बोला मैं थोड़ा देर छोड़ के देखता हूं। मैं सोचा इसको छोड़ देता हूं, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाने लगेगा, फिर मैं इसको रोकूंगा। मैं बोला इसको छोड़ देता हूं, ये ऊपर श्रिंक होगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर रोक दूंगा। तो मैं इसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा बच्चों, ये जो आर्म था वो कहां मूव किया, ऊपर मूव किया। अब जो एरिया ऑफ सरफेस था वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम। फिर मैं फोर्स लगाया, तो मैं देखा अभी भी मेरे को सेम फोर्स लगाना पड़ रहा है। अभी मेरे को क्या फोर्स लगाना पड़ रहा है, सेम फोर्स। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया, मेरे को यह चीज समझ में आ गया कि फोर्स एरिया कितना है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। फोर्स एरिया कितना है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, पहला चीज। फिर मैं क्या किया, फिर मैं बोला चलो एरिया पे नहीं तो किसी और चीज पे डिपेंड करेगा। फिर मैं एक वायर फ्रेम लिया, ऐसा पैराबोलिक। कैसा वायर फ्रेम लिया बच्चों, पैराबोलिक। और उसमें भी क्या लगा दिया, एक मूवेबल आर्म। क्या लगा दिया, एक मूवेबल आर्म। ठीक, अब यहां भी एक बना दिया छोटी सी फिल्म। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए मैं लगाया एफ फोर्स। कितना फोर्स लगाया बच्चों, एफ। फिर मैं बोला अब देखता हूं, फिर छोड़ के देखता हूं। जैसे ही मैं इसको छोड़ा, सरफेस एरिया क्या अचीव करने की कोशिश करेगा, मिनिमम। तो ये जो आर्म है वो कहां चलेगा बच्चों, ऊपर। अब देखा जो मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है, जो मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है वो कम लगाना पड़ रहा है। पहले
फोर्स रोकने के लिए मेरे को लगाना पड़ रहा था ज्यादा जब वायर फ्रेम नीचे था। अभी सॉरी बच्चों लोग, तबियत खराब है ना। अभी जब ऊपर चले गया है तो फोर्स क्या लगाना पड़ रहा है, एफ डैश, और एफ बड़ा था, एफ डैश छोटा है। इससे क्या समझ में आया? इस केस में लेंथ ऑफ कांटेक्ट एल था, इस केस में लेंथ ऑफ कांटेक्ट एल डैश हो गया। ठीक, तो बाप रे सॉरी, तो वायर फ्रेम से कितना ये पार्ट कनेक्टेड है, फोर्स लेंथ पे जरूर डिपेंड कर रहा है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। कितना लेंथ कांटेक्ट में। यहां पर देखो एरिया जरूर चेंज हो रहा था, एरिया तो वहां भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पर लेंथ चेंज नहीं हो रहा था। पहले भी इतना ही लेंथ कांटेक्ट था सरफेस के साथ, अभी भी। तो दो चीजें समझ में आ गया, फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ फिल्म। यहां से क्या समझ में आ गया, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड कर रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आ गया? और लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट कम तो फोर्स कम। तो मैं बोलता हूं बच्चों F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, एक कोफिशिएंट। क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट। उस कोफिशिएंट को बोल दो गामा। कई टेक्स्ट बुक में गामा बोलता है, कई टेक्स्ट बुक में एस बोलता है, कई टेक्स्ट बुक में टी बोलता है। ठीक है, लेकिन स्पाइडरमैन 2 अभी गेम आया था, उसमें पीटर पार्कर सरफेस टेंशन पढ़ाता है उसमें, तो उसमें वो गामा यूज किया था, तो हम लोग गामा, सॉरी मजाक कर रहा हूं है ना, तो क्या लिखो गामा इंटू एल। क्या लिखो, गामा इंटू एल। तो यहां से बच्चों गामा बराबर क्या आएगा, एफ बाय एल। अच्छा एफ बाय एल कितनी सरफेस है, दो, तो यहां लिखोगे 2। यहां भी क्या लिखोगे बच्चों, 2। यहां भी क्या आएगा, 2। भाई एल लेंथ ऊपर वाली सरफेस भी खींच रही होगी और नीचे वाली सरफेस। हरी बात समझ, पक्का हरी बात समझ में बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा। तो गामा बराबर क्या है, एफ बाय 2L। या छोड़ो इसको, डायरेक्ट क्या लिख दो, गामा बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, या सिंपली सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं इसको, सरफेस टेंशन, या कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन भी बोलते हैं, घबराना मत। क्लियर, पक्का, ठीक है, ऊपर से तो नहीं गया, बढ़े आगे बच्चों। तो सरफेस टेंशन क्या आया, गामा बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक, डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी -2। ये एल ऊपर आएगा तो एल से एल कट जाएगा, तो एम टी -2। डायमेंशन क्या होगा बच्चों, एम टी -2। क्लियर है बात। दूसरा, ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो देखो सपोज ऊपर कैमरा से देख रहे हो, एक सरफेस है, पानी की क्या है, सरफेस है। आप यहां बीच में एक लाइन खींचे, अभी एक ही सरफेस है क्योंकि नीचे पानी है, तो सरफेस एक ही है ना। तो सरफेस टेंशन कारण फोर्स कैसा लग रहा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक, तो सरफेस टेंशन का कोई डायरेक्शन होता है, जैसे प्रेशर, प्रेशर के कारण फोर्स क्या लगता है हमको पता है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। तो आप सरफेस पे कोई भी लाइन खींचेंगे तो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स क्या लगेगा, हमेशा लाइन के परपेंडिकुलर। तो उसमें सरफेस टेंशन का कोई लेना देना नहीं है, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, लाइन के परपेंडिकुलर। तो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन नहीं होता, सरफेस टेंशन का डायरेक्शन नहीं होता, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये लाइन एल लेंथ की खींची हुई है, सरफेस टेंशन सपोज सरफेस का क्या है, गामा है, तो गामा बराबर क्या लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, पक्का क्लियर बच्चों। सरफेस टेंशन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, हमेशा सरफेस जो भी लाइन खींचोगे उस लाइन के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। क्लियर,
बढ़े आगे, यहां तक समझ में आया? पक्का बच्चों? अगला, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो सरफेस टेंशन के बारे में। पहला, सरफेस टेंशन एक्ट्स ओवर द फ्री सरफेस। ये एक सरफेस फिनोमिनन है, बल्क में नहीं लगता। कहां लगता है? क्योंकि बल्क में तो कोई इनवर्ट फोर्स रहता ही नहीं है, जहां इनवर्ट फोर्स लग रहा है वहीं पर मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और जहां वर्क करना पड़ेगा वहां एनर्जी आएगी, वहां सरफेस टेंशन आएगा। ठीक है, तो सरफेस फिनोमिना है लिक्विड, नॉट विद इन द इंटीरियर ऑफ लिक्विड। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, एट द बाउंड्री द सरफेस टेंशन एक्ट्स ओनली ऑन वन साइड। मतलब जैसे बच्चों में एक वायर फ्रेम बनाया था, ऐसा वायर फ्रेम बनाया था, तो बाउंड्री मतलब ये कॉर्नर, तो सरफेस पानी का सिर्फ इधर है ना, उधर तो है नहीं, तो बाउंड्री में सरफेस टेंशन किधर लगेगा? इसमें और इधर साइड में। लेकिन अगर मैं एक लाइन बीच में बना दिया तो किधर लगेगा? लाइन के दोनों साइड, लाइन के दोनों साइड, क्योंकि इस तरफ भी सरफेस है और उस तरफ भी सरफेस है। जैसे टॉप सरफेस में प्रेशर कहां लगता है? नीचे भी लगता है, ऊपर भी लगता है। अंदर वाटर के कारण लगता है, ऊपर एयर के कारण लगता है, ऐसा वाला रहता है ना। अभी जिधर सरफेस होगा तो सरफेस टेंशन उसके कारण लगेगा, और जिधर सरफेस नहीं है, एयर मॉलिक्यूल्स है ऊपर, तो सरफेस है ही नहीं, तो उधर कहां लगेगा? तो बाउंड्री में सिर्फ एक डायरेक्शन में लगता है, और बीच में अगर कोई भी लाइन खींचोगे तो उसमें दोनों साइड लगता है। ये दूसरा लाइन वही लिखा हुआ है, बैटरी रनिंग लो। अच्छा सॉरी, ठीक है, समझ में आया? तीसरा, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज गिवन एज लीनियर डेंसिटी ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। अभी बताया F बाय एल या DF बाय DL। ठीक है, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा सरफेस में जो भी लाइन खींचोगे उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर T क्या होता है? कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, और अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, तो सरफेस टेंशन कम या ज्यादा हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो याद रखना कि T कांस्टेंट होता है गिवन टेम्परेचर पे, अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? चेंज। तो क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ T डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड ऑन द मीडियम ऑफ द अदर साइड ऑफ द फ्री सरफेस। यानी फ्री सरफेस के दूसरे तरफ मीडियम क्या है उस पर भी डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है। क्योंकि सपोज नीचे वाले डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, सरफेस पे एक मॉलिक्यूल है, ऊपर जो मीडियम है वो भी तो उस पर फोर्स लगाएगा, और अगर वो वीक फोर्स लगा रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा, तो सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला ऐसा मीडियम है कि वो भी अच्छा खासा फोर्स लगा दे रहा है तो फिर कम रहेगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो मीडियम किससे सराउंडेड है उस पर भी डिपेंड करता है, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? टेंशन पे। ठीक है, फिर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों तो सरफेस पे भी जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी टूटेगी और फिर वो सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है बात? तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होता है? कम। ठीक, फिर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस बाय एडिंग इंप्यूरिटीज। तो इंप्यूरिटी डाल दोगे तो सरफेस में पहले कौन थे? खाली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, अब फॉरेन मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, वो अलग अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, फोर्स ऑफ एडेशन, तो उसके कारण से सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? कम। ठीक है, तो प्योर लिक्विड में सरफेस टेंशन ज्यादा होगा और इंप्योर लिक्विड में सरफेस टेंशन कम। ठीक है, तो ये दो बात याद रखना, सरफेस टेंशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्या पे? एक तो टेम्परेचर पे, और दूसरा मीडियम उसको कौन सा राउंड किया है, और तीसरा इंप्यूरिटी पे। इंप्यूरिटी डालने से सरफेस टेंशन घट जाता है। ठीक है, याद रहेगा? शॉर्ट में लिख लो, बाद में लिखना डिटेल में। बढ़े आगे, चलिए अगला। अब बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, तो ये मैं आप लोगों को पहले ही निकलवा दिया। सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं समझ में आ गया ना? तो सरफेस टेंशन F बराबर क्या रहता है बच्चों? सॉरी, गामा बराबर क्या रहता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, डिटरमाइन करा दिया। अभी यहां पर हेडिंग लिख के करवाना था, लेकिन पहले डिटरमाइन करा दिया, घबराइए मत। बढ़े, अब सवाल बनाए बच्चों। चलिए क्या बनाते हैं सवाल। पहला, अ वायर रिंग ऑफ, अच्छा नहीं, डिटर्मिनेशन में एक चीज और बताना है आप लोग को, सॉरी एक पॉइंट और बताना है, भूल गया। ये तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, F बाय एल।
एक्चुअल में किसी सरफेस का सरफेस टेंशन क्या है वो कैसा पता लगाते हैं? एक्चुअल में किसी सरफेस का सरफेस टेंशन क्या है वो कैसा पता लगाते हैं, ये देखते हैं। तो आप क्या करते हो बच्चों, सपोज आप ना एक वेट बैलेंस लेते हो। क्या लेते हो? बैलेंस। ठीक, इसके एक तरफ ना एक रिंग रहती है। क्या रहती है बच्चों? रिंग। एक साइड क्या रहती है? एक रिंग। ठीक, और दूसरे साइड क्या रहता है? एक पेन रहता है। दूसरे साइड क्या रहता है बच्चों? पेन। पेन, जिसमें आप क्या डाल सकते हो? वेट्स डाल सकते हो। अब जो ये रहता है इसको आप लिक्विड सरफेस में डुबा देते हो। जो रिंग रहता है उसको क्या में डुबा देते हो बच्चों? आप लिक्विड सरफेस में डुबा लेते हो। ठीक है, और जैसे ही आप इसको लिक्विड सरफेस में डुबा देते हो तो इस लिक्विड को घेर लेंगे कौन? लिक्विड की सरफेस को कौन घेर लेगा? वाटर घेर लेगा, ये जो भी लिक्विड है घेर लेगा। ठीक, और क्या लगाएगा? सरफेस टेंशन। ठीक, तो अगर आपको इसको ऊपर उठाओगे, एफ उठाने की कोशिश करोगे, क्या करोगे आप? एफ उठाने की कोशिश करोगे, तो ये जो सरफेस घिरा हुआ है ये इसको खींचने की कोशिश करेगा। सरफेस क्या करेगा? इसको खींचने की कोशिश करेगा, और आपको ऐसे आपको फोर्स लगाएगा ये लिक्विड की सरफेस। आ रही बात समझ में? ये रिंग जो टच है वो क्या लगाएगा? एक सरफेस फोर्स लगाएगा। ठीक, सपोज आप कितना फोर्स लगा रहे हैं? एफ फोर्स लगा रहे हैं। कैसे लगाएंगे? यहां पे वेट डाल के, भाई जितना वेट यहां डालेंगे यहां पर उतना लिफ्ट मिलेगा। ठीक है, अब इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? सपोज ये जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन कितना है? टी। इसका रिंग का रेडियस कितना है बच्चों? आर। अब बताओ कांटेक्ट लेंथ कितना है? 2 पाई आर। तो क्या आप टी सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर एफ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, रिंग का जो लेंथ होगा बराबर क्या होगा? 2 पाई आर। तो और इस तरफ जो वेट लग रहा है एफ बराबर क्या होगा? mg के बराबर होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? T बराबर mg बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो m क्या हो गया? मास जो रिंग है उसका, सॉरी मास रिंग का बोलता हूं, किसका? वेट का। g क्या है? एक्सेशन टू ग्रेविटी। 2 पाई आर क्या है? रिंग का रेडियस है, वो निकाल सकते हो। तो आपको क्या पता चल जाएगा बच्चों? सरफेस टेंशन। तो जो लिक्विड रहता है, नॉन लिक्विड, उसका सरफेस टेंशन हम लोग ऐसे निकालते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना है चीज। ओके, समझ में आ गया बच्चों? बढ़े आगे, चलिए अब बनाते हैं सवाल। क्या बोला है? अ वायर रिंग ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस इज रेस्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो एक वायर की रिंग है, कितना रेडियस की? 5 सेंटीमीटर की, सरफेस पे रेस्ट हो रही है ऑफ अ लिक्विड, एंड देन रेस्ड। द पुल रिक्वायर्स a 3.14 gram more before the film breaks than it is after. Find the surface tension of the liquid. तो क्या बोला है? The 5 centimeter ring, the surface of the liquid and then raised. The pull require is 3.14 gram more than before. भाई शुरू में आप खींचना चालू किए तो सरफेस क्या होगी? बेंड होना चालू होगी, तब तो डाउनवर्ड फोर्स लगाना चालू करेगी। शुरू में तो सरफेस कौन सी फोर्स लगा रही है? हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स लगाने चलेगी जब आप खींचोगे। आप जब आप उसको खींचोगे तो सरफेस ऐसी हो जाएगी ना पानी की, तब उस पर क्या लगाएगी? ऐसे फोर्स लगाएगी नीचे। तो सेम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों? T बराबर mg बाय 2 पाई आर। T बराबर mg बाय 2 पाई आर। तो सरफेस टेंशन क्या होगा? मास कितना है बच्चों? 3.14 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -3। मास को क्या में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम को केजी में। 2 तो 2 है, ये कितना होगा? 3.14। रेडियस कितना है? 5 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है, 3.14 से 3.14 कट गया, 2 5 जा कट गया, कितना है बच्चों? 10 का पावर -1 या 0.1 न्यूटन मीटर। ये क्या होगा बच्चों? न्यूटन पर मीटर, सॉरी। ये हो जाएगा सरफेस टेंशन। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? पक्का? बढ़े आगे। देखो क्या बोले? अ क्यूब ऑफ मास 800 ग्राम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले बच्चों
एक कंटेनर लेते हैं और उसमें पानी लेते हैं और उसमें क्यूब को क्या करते हैं, डुबा देते हैं। ठीक, अभी सिर्फ क्या लग रहा है मारना, अभी सरफेस टेंशन को कंसीडर नहीं करते, कितना पार्ट डूबा हुआ है निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, mg बराबर बुएंट फोर्स। mg कितना होगा बच्चों, 0.8 इंटू 10, 800 ग्राम का है तो 0.8 इंटू 10 बराबर बुएंट फोर्स। बुएंट फोर्स क्या होता है, v इमर्स्ड इंटू पानी की डेंसिटी कितनी चल रही है आजकल, 1000 केजी पर मीटर क्यूब इंटू जी। ठीक है बच्चों, अच्छा जी से जी क्या हो गया, कट गया, तो v इमर्स कितना आएगा बच्चों, 0.8 बाय 10 का क्यूब। ये v इमर्स को क्या लिख सकते हैं, एरिया। एरिया एरिया कितने का होगा, 10 बाई 10 का है, इंटू सपोज डूबा हुआ कितना पार्ट है, x। ये सब क्या में, सेंटीमीटर में, तो नीचे क्या कर दो 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब को क्या कर दो बच्चों, 10 का क्यूब, 10 का स्क्वायर ही करो, क्यूब मत करो, समझो, अभी x को सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो क्या हुआ, ये कट गया किससे, 10 से कट गया, ये 10 से कट गया, अब ये कितना आएगा, क्या कर रहा हूं यार मैं, एक मिनट, मैं ना डायरेक्ट एक काम करता हूं, इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेता हूं, इसको जी लेता हूं, इसको ग्राम में ही लेता हूं। ठीक, तो ग्राम में लूंगा तो कितना लिख लेता हूं, 800। ठीक है ना, सबको सीजीएस यूनिट्स में ले लिया, सबको क्या में ले लिया, सीजी यूनिट में, तो अपने आप सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो जी से जी कट गया, 800 का क्या रहा, 800, और इसको क्या लेंगे 10 इंटू 10, और ये क्या रहेगा बच्चों, x इंटू 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर बात। तो अभी कितना डूबा हुआ है, 8 सेंटीमीटर डूबा हुआ है। ठीक है, अभी कितना डूबा हुआ है, 8 सेंटीमीटर डूबा हुआ है। अब बच्चों क्या बोले, इसको थोड़ा सा सरफेस टेंशन अब लग रहा है, माने सरफेस टेंशन कैसे में लग रहा है, सपोज ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, सपोज ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तो पानी की सरफेस ऐसा चढ़ जाएगी। ठीक, तो दिखेगा कैसे, देखो ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, तो सरफेस टेंशन अब कहां लग रहा है, नीचे। सरफेस टेंशन अब कहां लग रहा है, नीचे। तो सरफेस टेंशन सपोज टी है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ए ए ए ए 4 है, तो टी इंटू 4a, ये क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, प्लस mg भी क्या लग रहा है बच्चों, डाउनवर्ड, और ऊपर क्या लग रहा है, नया बुएंट फोर्स, ऊपर क्या लग रहा है, नया बुएंट फोर्स। समझ में आई बात। अब क्या करते हैं, मैच करते हैं, तो देखो टी, टी कितना है, 0.07, टी कितना है बच्चों, कहां गया, 0.07 इंटू 4a, 4 इंटू 10 प्लस mg, m कितना 800 इंटू जी, क्या हो गया, हाँ तो वो करेंगे ना, अभी तो लिखते जाओ ना यार, तुम लोग इतना घबराते क्यों, 800 इंटू जी प्लस नहीं बराबर बुएंट फोर्स। अब क्या होगा बच्चों, 10 इंटू 10, समझ गए, 10 इंटू 10 इंटू एक्स डैश वीरो जी इंटू जी, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 लेना है। क्लियर है बात, समझ में आई। ठीक, देखो जी जी कट गया, तो यहां नीचे क्या आ गया, जी। क्लियर बात, कट गया तो जी आ गया, ये ऐसा नहीं काटना है अभी, ये सेंटीमीटर वाला है, ये सेंटीमीटर में लिखे ना, और ये दोनों क्या में, एमकेएस यूनिट में, तो इसको लिखता हूं इनटू जी क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको क्या में कन्वर्ट करते हैं पहले, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इनटू क्या कर देंगे 10 नहीं 100, क्या कर देंगे इनटू 100, 100 इंटू कर देंगे, अरे भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू 100,
ऊपर में ये तो सेंटीमीटर वाले चल रहे हैं, ये है न्यूटन, क्या है न्यूटन, तो है केजी, केजी को पहले ग्राम में करेंगे तो केजी, मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो ये, सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, ये हो गया। पर मीटर भी लिखा था, तो नीचे वाले मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, नीचे वाले मीटर को क्या में करेंगे सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में क्या लिखते हैं 100, क्या लिखते हैं 100, तो एक 10 का पावर, समझ में आई बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। अब देखो -2 10 का पावर 2 कैंसल, ये 0 0, ये पूरे 0 कट गए इसके, ये 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, 100 इंटू ये 7, 7 चौक 28 प्लस 800 बराबर 100 इंटू एक्स डैश, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों एक्स डैश बराबर 828 बाय 100, तो कितना आएगा 8.28 सेंटीमीटर, हाँ 802.28, 802.8 होगा, कितना होगा 802.8, तो 2.8 आना चाहिए, देखो तो आंसर क्या आ रहा है, ठीक सही आ रहा है, तो कितना आ रहा है बच्चों अपना 2.8, पहले कितना था 8 सेंटीमीटर, अभी कितना है 8.028, तो 0.028 सेंटीमीटर, 0.028 सेंटीमीटर, आ रही बात समझ में, तो ये आंसर सही है, क्लियर है, पक्का, यूनिट का ध्यान देना है बस और कुछ नहीं, बात समझ में आई, बढ़े आगे अगला क्वेश्चन में, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोले बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ अ ग्रीस्ड नीडल फ्लोटिंग ऑन वाटर, ग्रीस्ड नीडल फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो देखो अगर कोई चीज पानी में फ्लोट होगी तो उसको फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, अपवर्ड, तो अगर खुद सोचो पानी की सरफेस ऐसा अगर फ्लैट रहेगी तो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा वो तो जैसे जो नीडल का जो बेस होगा, जो कांटेक्ट है, लाइन ऑफ कांटेक्ट ऐसा है ना, हर पॉइंट का कांटेक्ट, तो उसी में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण ऊपर थोड़ी उठ सकता, उसका वेट थोड़ी संभलेगा, तो पानी की सरफेस क्या हो जाएगी बच्चों याद रखना, नीडल रखने से बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी नीडल रखने से बेंड होगी, पानी की सरफेस नीडल रखने से क्या हो जाएगी बेंड, ठीक। अब क्या बोला है, सपोज इसको साइड से देखोगे ना, ऊपर से देखोगे तो आपको ये पानी की सरफेस दिख रही है ऐसा, और उसमें नीडल दिख रही है ऐसा, दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में साइड से देखोगे तो ये सरफेस कैसी है बेंड हो चुकी है, सरफेस कैसी हो चुकी है बेंड, सरफेस का लेंथ कितना है L, तो बच्चों हर जगह यहां पर ऐसा टी फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स लग रहा होगा F, क्या लग रहा होगा फोर्स F, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हर जगह फोर्स कितना लग रहा है F, क्लियर है। अब क्या होगा, सपोज मान के चलो ये नीडल है, इसका डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है mg, और इधर से एक F फोर्स लग रहा है और इधर से F फोर्स लग रहा है ना, आप क्या मान लो, ये कांटेक्ट एंगल क्या मान लो बच्चों थीटा, कांटेक्ट एंगल क्या मान लो थीटा, ग्रीस लगाएं इसीलिए कांटेक्ट एंगल बढ़ाने के लिए, ठीक, कांटेक्ट एंगल क्या हो गया थीटा, अगर खाली वाटर रहता है तो कांटेक्ट एंगल क्या रहता है 0, तो फोर्स सिर्फ वर्टिकल लगती है, फोर्स क्या लगती है सिर्फ वर्टिकल, इसलिए ग्रीस नीडल डालें, तो ग्रीस नीडल लगने से कांटेक्ट एंगल क्या हो जाएगा थीटा, और कांटेक्ट एंगल थीटा हो गया तो अब फोर्स लग रहा है ऊपर, तो देखो ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है ऊपर, तो 2f cos थीटा बराबर क्या होगा mg, तो m बराबर क्या होगा 2f cos थीटा बाय g। अब सरफेस टेंशन लिखते हैं बच्चों, अगर सपोज पानी और नीडल के बीच में सरफेस, पानी का सरफेस टेंशन क्या है T, पानी का सरफेस टेंशन T है, तो T बराबर क्या होगा F बाय L, T बराबर क्या होगा F बाय L, तो यहाँ F की जगह क्या डालेंगे TL, तो क्या आएगा बच्चों 2TL cos थीटा बाय G, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का क्लियर। तो जब अगर आप ग्रीस नहीं लगाए हो ना, ऐसा पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, वहां पर कांटेक्ट एंगल अपने को 0 मान लेना है, जैसे सरफेस लिक्विड वाला जो वो सॉलिड बनाए थे बोला क्यूब,
तो उसमें कांटेक्ट एंगल क्या मान लिए थे, 0। ये कांटेक्ट एंगल 0 था, तो सरफेस पूरी चढ़ गई है तो वर्टिकल फोर्स लगा रही थी, ठीक है। लेकिन वर्टिकल फोर्स लगाएगी तो कहां और डूब जाएगा, हरी बात समझ में। तो इसलिए नीडल को तैराने के लिए जो कट सरफेस है, कांटेक्ट एंगल को अपन क्या किए, चेंज। हरी बात समझ में। तो कांटेक्ट एंगल के लिए सरफेस थोड़ी सी ऐसे कर्व हो गई और फिर इधर इधर कांटेक्ट एंगल पे फोर्स लग रहा है। हरी बात समझ में, पक्का। जैसे वो याद है वो ऐसे कुर्ता अपन उठा के उसमें आम गिरता है ऐसे पकड़ते हैं, तो आम जब गिरता है तो सरफेस फ्लैट रहती है क्या, बेंड हो जाती है कि नहीं बढ़ाती है। तार में कपड़ा सुखाते हैं तो तार क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, तभी तो कंपोनेंट फिर टेंशन का ऊपर लगेगा, तभी तो संभलेगा। बात समझ में आई, पक्का।